हेलो फ्रेंड्स, इम्पल्स एकेडमिक साइंस में आपका स्वागत है। एग्ज़ाम की तैयारी सीरीज के चौथे वीडियो में हम लोग साइंस पोर्शन का जो फिजिक्स पार्ट है उसमें आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, रेजिस्टिविटी को कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग रेजिस्टिविटी के डेफिनेशन पे आते हैं। तो डेफिनेशन के लिए हमने आपके सामने दो पिक्चर को प्रेजेंट किया है। तो इस दोनों पिक्चर को आप देख रहे होंगे कि हमने इस पिक्चर का भी या इस क्यूब का भी हमने डायमेंशन 1 मीटर रखा है और एक हमने यहाँ पे सिलेंडर लिया है और जिसका लेंथ हमने 1 मीटर रखा है और इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को ऐसे एडजस्ट किया है जिससे उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो जाए। ऐसा करने से हम रेजिस्टिविटी को बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। तो देखा जाए पहले इसका स्टेटमेंट क्या है। जैसा कि इसमें मेंशन है, रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर बाई ए क्यूब ऑफ द मटेरियल ऑफ साइड 1 मीटर when the current flow perpendicular to the opposite faces of the cube। जैसा कि यहाँ पे इसमें मेंशन किया गया है। तो हम देखते हैं इस फिगर में क्या है। अगर हम इस आपको अपोजिट फेस सपोज करते हैं और इसके परपेंडिकुलर हम करंट को फ्लो कराते हैं तो इस क्यूब के द्वारा जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जाएगा उस रेजिस्टेंस के वैल्यू को ही इस कंडक्टर का रेजिस्टिविटी कहेंगे। ऐसा इसमें जो है डेफिनेशन में कहा गया है। अब बात करते हैं रेजिस्टिविटी के फार्मूलेशन का, यानी उसे कैसे हम फार्मूले में कन्वर्ट करते हैं कि इसे कैसे मैथमेटिकली कन्वर्ट या कैलकुलेट किया जा सकता है किसी भी कंडक्टर का। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं बाय एक्सपेरिमेंट रेजिस्टेंस ऑफ एनी वायर और कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। जैसा कि हमने यहाँ पे एक पिक्चर भी आपको दिखाया है और इस पिक्चर से रियलाइज कराने का प्रयास किया है कि कैसे लेंथ पर डिपेंड होता है रेजिस्टेंस। सपोज करिए ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन है और ये किसी कंडक्टर में पॉजिटिव आयन्स और इलेक्ट्रॉन जो भी हैं उनका एक मार्केट लगा हुआ है। तो अगर इस केस में हम इस व्यक्ति को या इस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं इस डायरेक्शन में चलो तो कोलिजन रेट ज़्यादा रहेगा जिससे रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अगर यही इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन से इधर मूव करता है तो कोलिजन का नंबर ऑफ कोलिजन क्या होगा, कम होगा और उस केस में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इससे हमें ये लगता है, यहाँ से फील होता है कि अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और अगर कम होगा तो कम होगा। चलिए अब देखते हैं रेजिस्टेंस कैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है मैथमेटिकली रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एनी कंडक्टर। तो अब इसे हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली थोड़ा सा इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हमने एक फिगर दिखाया है, सपोज करिए ये एक आपका रूम है और ये एक आपका रूम है। इस रूम में अपोजिट फेसेस पूरे ओपन है और हमने इस रूम को पूरा क्लोज किया है, बस एक यहाँ पे विंडो दिया है। और विंडो का मतलब क्या है कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया इधर से इस केस में एरिया ज़्यादा है और इस केस में एरिया कम है। सपोज करिए ये स्नेक या सांप जो दिख रहा है आपको, या यहाँ पे कोई व्यक्ति है या बच्चा है जिसे सांप अचानक दिखता है, तो इसे अगर निकलने के लिए बात आए तो यहाँ से फटाक दे इससे क्या हो जाएगा, निकल करके बाहर आ जाएगा। यानी इसे ये लग रहा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस कम है। क्यों कम है? क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ज़्यादा है। लेकिन अगर यहाँ इस रूम की बात किया जाए, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, कम है। और अगर यहाँ पे बच्चों की संख्या है मान लीजिए और अचानक कोई इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर दिखता है तो उन सबको निकलने की बात की जाए तो अचानक निकल नहीं पाएंगे, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया कम है तो रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। यहाँ इस केस में हम इलेक्ट्रॉन को सपोज कर सकते हैं। तो इस हिसाब से और या इस प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेशन से हमको ये फील होता है कि रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। तो हम इसे अब मैथमेटिक्स रूप में इस तरह का रिप्रेजेंट करेंगे, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं एक ये इक्वेशन हमारे पास है और एक इक्वेशन हमारे पास ये है। अगर दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमको एक मिलता है रिलेशन आर
इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। अब हमारा काम जो है प्रोपोर्शनैलिटी से नहीं चलता है, हमें एक इक्वलिटी का रिलेशन चाहिए जिससे हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कर पाएँ। इसलिए यहाँ पे एक कांस्टेंट को इन्वॉल्व किया गया है, इंक्लूड किया गया है, जिसको रो कहते हैं, और इसी रो को ही रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर कहते हैं। तो यहाँ से हमें एक फार्मूला मिल गया R = ρL/A, जिससे हम न्यूमेरिकल में बहुत अच्छा यूज करके इसमें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर अननोन है तो उसे हम किसी भी कंडक्टर का फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो कैसे इसे सिंपल वे में कैलकुलेट किया जा सकता है वो हम यहाँ पे आपको दिखाने का प्रयास और समझाने का करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बार पुनः इस बात को रिपीट करेंगे कि अगर फिजिक्स में आपको फार्मूला याद है तो उस फिजिकल क्वांटिटी को आप डिफाइन कर सकते हैं, उस फार्मूले के यूज को आप लेकर के यूनिट को भी उस किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं जो उसमें आया होगा। तीसरा, आप किसी भी जो है फिजिक्स के फार्मूले को लेकर के न्यूमेरिकल भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक लास्ट टर्म जो आता है कैलकुलेट द डायमेंशनल फार्मूला, जो नेक्स्ट क्लास में आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप उसका डायमेंशनल फार्मूला भी कैलकुलेट अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि कैसे यहाँ पे हम यूनिट को कैलकुलेट करते हैं। तो सपोज करिए कि हमें यहाँ पे यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमारे पास ये फार्मूला है, हमने इसको जो है साइड चेंज किया, तो इधर इसको यहीं रहने दिया, इसको यहाँ लग गया, तो RA/L नीचे आ गया, यहाँ पे मिल गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ए रेजिस्टेंस है तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इनटू यूनिट ऑफ एरिया डिवाइडेड बाई ये लेंथ है, यूनिट ऑफ लेंथ किया। तो अब जैसा कि हमें पता है रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, यूनिट ऑफ एरिया मीटर स्क्वायर होता है, और लेंथ का यूनिट मीटर होता है। ये मीटर एक मीटर यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, ओम मीटर। तो हमने यहाँ लिख दिया ओम मीटर इन लैंग्वेज, लेकिन इसे साइन में लिखा जाता है ओम मीटर। अब हम एग्जाम में आए हुए इम्पॉर्टेंट फैक्ट जिस पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना हुआ है और अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है, उन सारे पॉइंट को कैलकुलेट या मेंशन करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट क्या है हमारा। जैसा यहाँ पे लिखा है रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर एंड आल्सो ऑन टेम्परेचर। यानी कहने का मतलब ये है कि रेजिस्टिविटी जो है आपका मटेरियल पे डिपेंड करता है और मटेरियल के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ना कि उसके लेंथ पर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, क्रॉस सेक्शन एरिया पे, इन सारी बातों पे डिपेंड नहीं करता है। क्यों? जैसा कि हमने आपको इसके पहले बताया कि अगर हमारे पास वायर चाहे कितना भी बड़ा हो, सपोज करिए हमने एक वायर यहाँ पे बनाया, इस वायर को हमने इतना बड़ा बना दिया, लेकिन अगर हमें इस मटेरियल का रेजिस्टिविटी डिफाइन करना होगा तो हम एक ऐसे क्यूब को लेंगे जिसका यूनिट क्या होगा, एरिया ऑफ यूनिट क्या होगा 1 मीटर स्क्वायर, और लेंथ ऑफ साइड कितना होगा 1 मीटर। तो हमें यहाँ पे ऐसे देखने को मिल रहा है कि रेजिस्टिविटी कंडक्टर के होल लेंथ पर न डिपेंड होकर के उसके यूनिट लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। तो लेंथ की यहाँ पे बात हो ही नहीं रही है। तो इससे हमें ये फील होता है कि जो है रेजिस्टिविटी नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। अब सेकेंड फैक्ट क्या है देखते हैं, यहाँ पे लिखा है सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स रेजिस्टिविटी इज द लीस्ट। यानी अगर कोई बेस्ट कंडक्टर होगा तो उसका रेजिस्टिविटी क्या होगा, लो होगा, और ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेज विथ टेम्परेचर। यानी अगर हम टेम्परेचर हाई करेंगे किसी भी सेमीकंडक्टर का तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, उसका डिक्रीज कर जाएगा। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे इंपॉर्टेंट
कह सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। क्या है ये? फ्यूज वायर। सबसे पहले यहाँ पे है फ्यूज वायर हैज़ लो रेजिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। ये बात याद रखिएगा, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में एग्जाम में आ चुका है। सेकेंड पार्ट है फ्यूज वायर डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स लेंथ, इट डज डिपेंड्स ऑन इट्स थिकनेस। यानी रेजिस्टिविटी जो फ्यूज वायर होता है वो उसका जो फंक्शन होता है उसके लेंथ पर न डिपेंड करके उसकी थिकनेस यानी मोटाई पे वर्क या डिपेंड होता है। चलिए अब बात करते हैं रेजिस्टिविटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल जो एग्ज़ाम में आया हुआ है, उसको एक बार देख लेते हैं। जैसा कि हमने एक क्वेश्चन को यहाँ पे हमने लिखा है, ए 4 ओम वायर इज डबल्ड। यानी एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 4 ओम है, उसको हमने डबल्ड कर दिया। डबल्ड का मतलब अभी आपको बताएंगे। ऑन इट कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। सपोज करिए हमारे पास एक वायर है जिसका लेंथ हमने सपोज किया 12 है और इसको हमने डबल्ड कर दिया, मतलब इसको यहाँ से फोल्ड करके इसी पे पुट कर दिया। ये इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया। तो यहाँ इस स्ट्रक्चर से इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होने में कौन कौन फिजिकल क्वांटिटी बदल जा रही है, ये हमें यहाँ पे देखने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमने इसका लेंथ इसका सपोज कर लिया 12 है, तो अगर मिड पार्ट से इसे फोल्ड करेंगे तो लेंथ किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल में। और अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है तो इस केस में क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा। और आपको जैसा कि हमने बताया है कि रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, तो मटेरियल तो सेम है इसलिए रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। तो सपोज करिए कि फर्स्ट कंडीशन में हमने ये इन्फॉर्मेशन नोट किया जो गिवन है, R1 इज इक्वल टू 4 ओम, L1 इज इक्वल टू 2L एंड A1 इज इक्वल टू A। तो जैसा कि हमें पता है फार्मूला R1 इज इक्वल टू रो L1 अपान A1। और सेकेंड कंडीशन के लिए तो फर्स्ट कंडीशन के लिए हो गया। सेकेंड कंडीशन इसके लिए अगर फार्मूला अप्लाई करें तो ये है आपका R2 इज इक्वल टू रो L2 अपान A2। अब इस इक्वेशन को हमने क्या किया? 1 बाय 1 किया, इसको डिवाइड किया तो R1 अपन R2 और यहाँ से ये इस तरह का फार्मूलेशन बनेगा। और फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो L1 अपान A1 इंटू A2 अपान L2 हो गया। अब इसमें जो भी वैल्यू हमें पता है उसे पुट करेंगे। जैसा कि आपको पता है L1 इज इक्वल टू 2L, 2 टाइम्स ऑफ L माना था हमने, और A2 हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ A1 को A माना था, L2 हो जाएगा L। तो ये फिजिकल जो भी आपको दिख रहा है ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद हमें मिलता है 4। तो यहाँ जैसा कि मिला आपको R2 इज इक्वल टू R1 अपान 4 और R1 का वैल्यू आपको पता है कि 4 ओम दिया है, तो 4 ओम से 4 ओम कैंसिल हो जाता है। R2 का वैल्यू मिलता है 1 ओम। तो ये है रेजिस्टिविटी का पूरा पार्ट जो हमने अपने तरफ से बहुत अच्छे से कवर करने का प्रयास किया है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक यू।